सीओ को देखने का जो अपना पर्सपेक्टिव होगा, हम पूरे यूरेशियन रीजन में जो पावर पॉलिटिक्स चल रहा है और एससीओ को जो एक एंटी वेस्ट लॉबी के रूप में प्रोपोगेट किया जा रहा है, इसका जो एक्सपेंसन हो रहा है, तो बहुत से इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं कि एक नए तरीके का पावर मैट्रिक्स वह पूरे यूरेशियन रीजन में वहाँ पर बन रहा है और इसके अलग अलग तरीके के रिपरकर्सन हो सकते हैं। जैसे कि एससीओ में इंडिया पाकिस्तान के आने के बाद ईरान भी आ चुका है, बेलारूस आ रहा है और तुर्की जो है वो भी इसका मेंबर बनना चाहता है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई एससीओ जो है वह यूरेशिया के रीजन से भी बियॉन्ड ये एक बहुत बड़े लेवल पर एक रीजनल ब्लॉक यहाँ पर बन रहा है और इसलिए ये एक अलग तरीके का पावर पॉलिटिक्स जो है इन फ्यूचर का या सेप देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब इशूज़ हैं जिन इशूज़ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, लेकिन उसके पहले शुरुआत हम करते हैं इस रीजन में एससीओ का इमरजेंस कैसे होता है, संघाई सहयोग संगठन का, और अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट क्या हैं वो थोड़ा सा पहले एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो बेसिकली 96 में जो है रशिया, चाइना और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच का एक कंसेप्ट था कि यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाया जाए। रसिया ऑलरेडी यहाँ पर CIS जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट जो ग्रुप था इन कंट्रीज़ का, जो सेंट्रल एशियन कंट्री इंडिया से रशिया से जो है अलग हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, उनको लेकर चल रहा था। और फॉर्मली 2001 में एससीओ को इन लोगों ने फॉर्म किया। एससीओ जब यहाँ पर फॉर्म हुआ तो बहुत से लोगों ने इसे ईस्ट ऑफ नाटो, नाटो ऑफ द ईस्ट कहा। ये पूर्व का नाटो है, जैसे उधर यूरोप में नाटो वहाँ पर चल रहा था। और रशिया का ये प्लान था कि चाइना अगर इसमें इंटीग्रेट होता है तो एक वास्ट मार्केट यहाँ पर मिलेगा और रशिया की इकॉनमी को एक लाइफलाइन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये पर्पस रशिया का था कि भाई अगर चाइना को हम इसमें लेकर आते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये देखा गया कि चाइना जो है उसने सेंट्रल एशियन कंट्री में इतनी तेज़ी के साथ अपने को स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली एक्सपेंड किया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी पूरी तरीके से यहाँ पर चाइना के ऊपर बढ़ती गई। और यह चाइना डोमिनेटेड ग्रुप के रूप में हम इसको देखते हैं। एससीओ को जब हम देखते हैं तो एक तो चाइना जो है यहाँ पर लीड करता है, डोमिनेट करता है इस रीजन में। अब एससीओ का पर्पस थोड़ा सा एक बार पहले समझ ले। एससीओ बेसिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता था। जिस वक्त ये बना हुआ था उस वक्त चाइना भी इमर्जिंग कंट्री था, इमर्जिंग पावर था। रशिया जो है पुतिन के लीडरशिप में फिर से री इमर्जेंस करने की कोशिश कर रहा था और वो अपना जो ग्लोबल सुप्रीमेसी और ग्लोबल हेजुमन का जो एक स्टेटस था वो लूज़ कर चुका था। और इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वनरेबल थी और उनके सामने बहुत बड़े लेवल पर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रहे थे। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो ये चाहती थी कि वही जो है एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर हो जिससे कि हम लोग आपस में मिलकर जो है इस रीजन का जो है ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ले सकें। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंटरेस्ट थे। एक चीज़ बेसिक थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए और एंटी वेस्ट जो है एक ब्लॉक इन लोगों ने बनाया था, क्योंकि इसमें जितने भी कंट्री हैं इंक्लूडेड ये वेस्ट कंट्री से, US यूरोप से जो है एक डिस्टेंस यहाँ पर लेकर चलते थे। अब इसमें जो तीन जो मेजर प्लेयर पहले एक बार देख लें, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। रशिया का जो मेजर वहाँ पर एम था वो ये था कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन यूरोप वो अपना रिड्यूस करना चाहता था फ्रॉम द बिगनिंग। और चाइना उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है मार्केट था, खासकर इन रशिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं और रशिया की वेपनरी, ये जो वेपन्स वगैरह रशिया के हैं, चाइना उसका एक बड़ा वहाँ पर मार्केट बन सकता था। तो रशिया का तो इंटरेस्ट ये था कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाइना के साथ अपने आप को कोलैबोरेट करना चाहता था। और दूसरा कि इस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वहाँ पर मेंटेन करना चाहता था, क्योंकि आफ्टर 1990 रशिया का जब से मतलब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसकी ओवर डिपेंडेंसी जो है वह US पर बढ़ चुकी थी, यूरोप पर बढ़ चुकी थी। तो अब उस स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को गेन करने के लिए एससीओ उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर था। दूसरी ओर चाइना जो है वह यूरेशिया में अपना जो है इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता था, नए मार्केट की तलाश में, नए रिसोर्स की तलाश में था। और वो चाहता था कि जो है एशियन पावर के रूप में वह फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपेंड कर सके। तो चाइना के लिए भी यह जो हार्टलैंड ऑफ द एशिया है, अगर हम सेंट्रल एशिया को हार्टलैंड के रूप में देखें तो हार्टलैंड में जो है उसका कंट्रोल होता चाइना का, ये उस वक्त चाइना के लिए इम्पोर्टेंट था।
बाद में चाइना का उसी तरीके से विज़न और इम्प्रोवाइज़ होता गया और अलग अलग तरीके के गोल इसमें ऐड होते गए। लेकिन शुरुआती दौर की हम बात करें, सेंट्रल एशियन कंट्री की प्रॉब्लम क्या थी? फ्रॉम द बिगिनिंग 91 के बाद से ही सिविल वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर ताजिकिस्तान में या अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, इथनिक कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर बहुत थे, पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और लैंड लॉक्ड होने की वजह से इनके पास मार्केट एक्सेस नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चरल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी पिछड़े हुए थे। तो इन्हें ये लगा कि यहाँ पर रशिया और चाइना जो है वो मिलकर जो है इस सेंट्रल एशियन रीजन को डेवलप करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे वो ये भी चाहते थे कि जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न भी एड्रेस हों। जैसे रशिया जो है वो अपनी आर्मी के थ्रू या चाइना जो है अपने डिफेंस फोर्सेस के थ्रू यहाँ के सिविल वॉर को मैनेज कर सकता था और यहाँ के जो है इथनिक कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकता था और किया भी इन लोगों ने। तो सेंट्रल एशिया के लिए चाइना एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, रशिया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। तो इन लोगों के बीच में म्यूचुअल जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे यहाँ पर थे। तो 2001 से इन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की और इनका पर्पस भी यही था कि एक्सट्रीमिज़म को इस रीजन में, टेररिज्म को इस रीजन में हम जो है यहाँ पर सेपरेटिज्म को जो है प्रोटेस्ट करें। तो मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि अतिवाद, आतंकवाद, अलगाववाद का विरोध करना और एक बहुध्रुवी विश्व बनाना और इसके साथ साथ जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे कि इकोनॉमिक जो है कोलैबोरेशन यहाँ पर हो, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। आफ्टर 2008 जब चाइना जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत सुपर पावर बनना स्टार्ट किया तो चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हुआ कि अब वो ये चाहता था कि जो उसका ग्रेट जो अप्रोच था पूरे एशिया को लेकर, एशियन हेजुमनी को लेकर, तो वो ये चाहता था कि इस पूरे रीजन के थ्रू यूरोप से वो अपने आप को कनेक्ट करे और अपनी हेजुमनी वहाँ पर बनाए थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ तो सेंट्रल एशिया बिल्कुल पूरी तरीके से चाइना के लिए मेन गेटवे बन गया फॉर द यूरेशिया रीजन, फॉर द यूरोप। तो ये सेंट्रल एशिया जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और यहाँ पर चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना के डेट में, ट्रैप में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं और चूंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड यहाँ पर चाइना करता रहा है सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में और डिफेंस कोऑपरेशन दुनिया भर के रहे हैं चाइना के इन कंट्रीज़ के साथ, तो चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया में है, खासकर जो है उनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इशूज़ में। तो चाइना का इन्फ्लुएंस इन रीजन में सेंट्रल एशिया में बढ़ता रहा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना से बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो एक तो चाइना और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशन है वो चेंज हुए हैं। हालांकि सेंट्रल एशिया कंट्री की कंपल्सन ये है कि भाई चाइना ही उनके लिए डेवलपमेंट का एक होप है, ये लैंड लॉक कंट्री के लिए, तो इसलिए ये चाइना से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि चाइना का एक थ्रेट इन लोगों के सामने आ गया है। दूसरी ओर रशिया की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रशिया जैसे जैसे अपने आप को पुतिन के लीडरशिप में इमर्ज किया है, रशिया रीगेन करना चाहता है अपनी जो है वह पुराना जो पास्ट ग्लोरी था वहाँ पर, कि वो हेजुमन के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करना चाहता है। रशिया अभी तक तो एससीओ पर ही फोकस था, चाइना के साथ अपने अच्छे रिलेशन कंटिन्यूअस यहाँ पर बना रहा था, लेकिन आफ्टर 2008 रशिया के सामने ऐसे कुछ चैलेंजेस आए हैं जिसने रशिया के जो ग्लोबल विज़न है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। रशिया ने देखा कि 2008 में जॉर्जिया पर उसने अटैक किया और साउथ ऑसेटिया पर कंट्रोल वहाँ पर किया, फिर 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कंट्रोल किया और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है और 2008 के बाद से ही यूरोपियन कंट्री रशिया पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए थे। नाटो का एक्सपेंसन उसी वक्त से स्टार्ट हो चुका था और ये कहीं ना कहीं रशिया के जो बफर जोन में एंट्री हो रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उसके आसपास के नेबर कंट्री में रशिया के, तो उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पर क्रिएट कर रहा था। और जब रशिया ने इसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, जैसे जॉर्जिया पर अटैक या यूक्रेन पर अटैक, तो उसके बाद से तमाम उसके ऊपर सैंक्शन लगे और इसने रशिया की इनबिल्ट जो वीकनेस थी उसको एक्सपोज कर दिया कि ओवर डिपेंडेंसी इन यूरोप जो उसका था अभी तक, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो रशिया जो है अब 2008 के बाद से ही ग्रेजुअली वो चाइना की तरफ टिल्ट करता गया। चाइना के साथ तमाम तरीके के एग्रीमेंट किए, गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट हुआ, लैंड जो है डिस्प्यूट एग्रीमेंट वहाँ पर हुआ, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बना
और चाइना पूरी तरीके से रशिया को कंट्रोल कर चुका है, यानी एक तरीके से कहा जाए रशिया पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट है। और सेम यही रेसिप्रोकल रिलेशन चाइना की तरफ से है कि रशिया उसके लिए अगर एंटी वेस्ट जो कैंपेन वो लेकर चल रहा है चाइना, एंटी यूएसए, उसमें अगर सबसे बड़ा उसका कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर इस वक्त है फिलहाल रशिया है। तो कॉमन इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन रशिया धीरे धीरे ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर चुका था कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड डिस्टेंस विथ यूरोप, ये कहीं ना कहीं रशिया की खुद की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को कमज़ोर कर रहा था, और रशिया की जो हेजोमनिक जो उसका एक स्ट्रेचर था, जो उसका अपना एक ग्लोबल पावर का जो एक रुतबा था, वो कमज़ोर पड़ रहा है। इसीलिए 2016 में रशिया ने एक मेजर जो है अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पर स्टार्ट की है, जिसे ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम कहते हैं। रशिया का ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम, ये जो ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम है, इसके थ्रू 2016 में रशिया ने ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप एक प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया है। और ये जो प्रोग्राम इसका है, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी जो ग्रेटर यूरेशियन स्ट्रेटजी है, ये क्या है ग्रेटर यूरेशियन स्ट्रेटजी, पहले इसको समझते हैं। फ्रॉम लिस्बन टू व्लादिवोस्तोक, यानी इधर पुर्तगाल से लेकर जो है ये पूरा का पूरा जो है अपना ईस्ट जो उसका रशिया का एरिया है, इस पूरे रीजन में रशिया अपने आप को एक डोमिनेंट पावर यहाँ पर बनाए रखना चाहता है। और इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग में रसिया की सेंट्रलिटी को इस्टेब्लिश यहाँ पर करना चाहता है। रसिया उस पुराने थीम पर अभी भी बिलीव करता है कि ये जो यूरेशिया है, इस पर जो कंट्रोल करेगा वो एशिया, यूरोप और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। तो यही उसके ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम का जो है, या ग्रेटर यूरेशियन जो पार्टनरशिप प्रोग्राम उसका है, यह उसका एजेंडा है। अब इसके दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक है कि जो ईस्टर्न यूरोप है और एक जो उसका ईस्टर्न एशियन रीजन है, यानी साइबेरिया रीजन। दो रीजन है। रशिया इन दोनों रीजन को जो है वो अपने आप को यहाँ पर अपना जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। अब इसमें जो है ईस्टर्न यूरोप के अगर कंसर्न में देखें तो रशिया ने स्टार्ट किया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो है आपस में एफटीए हो चुका है, और अदर कंट्रीज़ के साथ वो एफटीए लगातार कर रहे हैं। और इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में चाइना नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। यानी एक तरीके से रशिया इस स्ट्रेटजी पर लेकर चल रहा है कि चाइना से हटकर जो है वो अपना मतलब रशिया लेड जो फोरम है वो कैसे उसको वहाँ पर डेवलप करे। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, बेलारूस है, रशिया है, सेंट्रल एशियन कुछ कंट्रीज़ हैं, तो ये जो पूरा ब्लॉक यहाँ पर है, रिसोर्स रिच ब्लॉक है यहाँ पर, और ये ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ये एक अपने आप में मेजर ब्रिज है, और यहाँ पर चाइना के भी इंटरेस्ट हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के भी इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, जैसे इंडिया के भी इंटरेस्ट इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस रीजन को वो कंसोलिडेट करता है और यहाँ ग्रेट पावर्स को लेकर आता है, इन मेजर पावर्स को, तो इससे रशिया जो है उसको इकोनॉमिकली अपने आप को मतलब कि सॉलिड करने में और थोड़ा इम्प्रूव करने में मजबूती भी मिलेगी, और साथ ही साथ उसका स्ट्रेटजिक जो अपना एक इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट यहाँ पर होगा। तो ईईयू ये रशिया की स्ट्रेटजी का ग्रेटर यूरेशियन ड्रीम्स का एक सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर है। दूसरी ओर इसने जो ईस्टर्न साइबेरिया रीजन है, यहाँ इंडिया के साथ मिलकर एक पॉलिसी यहाँ पर इंडिया ने 2019 में स्टार्ट की, फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो साइबेरियन रीजन का डेवलपमेंट करने पे फोकस करती है, और $1 बिलियन का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वह इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये साइबेरिया रीजन के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए व्लादिवोस्टोक को पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। व्लादिवोस्टोक में इंडिया ने अपना जो है कॉमर्शियल एम्बेसी भी जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो एक तो रशिया इस तरीके से दोनों एजेंडे पे काम कर रही है। अब यहाँ पर ये ग्रेटर यूरेशियन जो स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं, ये क्यों हम बात कर रहे हैं और इसका एससीओ से क्या लिंक है, अब इस पर आते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पर रशिया का जो अपना एक कंसर्न रहा है कि जो चाइना जो मतलब चाइना डोमिनेंट ग्रुप के रूप में एससीओ यहाँ पर बन चुका था, तो कहीं ना कहीं ये रशिया की जो अपनी हेजेमनी अपना मतलब इन्फ्लुएंस है, ये उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोर कर रहा था। तो अब इसी ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप कंसेप्ट पर रशिया जो है उसने एससीओ के एक्सपेंशन को जो है इनिशिएट किया, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, इन लोगों ने। और 2017 में मतलब इंडिया को इनवाइट किया गया, फिर चाइना के
बहुत ज़्यादा प्रेशर पर पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, तो इंडिया और पाकिस्तान इसके जो है यहाँ पर मेंबर बने। इससे क्या हो गया कि फिर से जो है चीज़ें यहाँ पर काउंटर बैलेंस हो गई। रशिया के फेवर में अगर इंडिया आ गया तो चाइना के फेवर में पाकिस्तान यहाँ पर आ गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, और नए मेंबर्स जो आ रहे हैं ये एससीओ का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे इसमें ईरान एज अ न्यू पार्टनर या न्यू मेंबर यहाँ पर आया, और ईरान के साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, और ईरान का एंट्री होना इसके बहुत से बेनिफिट हैं, अभी उस पर बात करेंगे। दूसरा, उधर यूरेशिया से बेलारूस को इसमें मेंबर बनाया जा रहा है। बेलारूस के आने के बाद रशिया का अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, तो एक तरफ ये है। दूसरी तरफ चाइना उधर तुर्की की तरफ निगाह रखे हुए है। अगर तुर्की को यहाँ पर लेकर आते हैं तो तुर्की और पाकिस्तान का मैट्रिक्स जो है वो बड़ा मजबूत होगा यहाँ पर, और चाइना का डोमिनेंस। तो बेसिकली यहाँ पर एससीओ के जो मेंबरशिप है उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसने एक बहुत बड़ा डिबेट यहाँ पर जो है वह क्रिएट कर दिया है कि एससीओ का फ्यूचर क्या है, कैसे है। तो छोटे छोटे जो है डिबेट के रूप में इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सिंपल सी चीज़ है कि एससीओ का इंपॉर्टेंस क्या है, एससीओ एज अ फोरम जो है ये क्या कर सकता है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन का 50% रीजन, मतलब कि यहाँ पर जो है नीड जो है वो पूरी, रशिया भी है, सेंट्रल एशियन कंट्री भी है, अब ईरान भी जब इसका मेंबर हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के लिए, नेचुरल गैस के लिए, यूरेनियम के लिए ये सबसे बड़ा फोरम बन चुका है एससीओ यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि एससीओ जो है ये अपने आप में जो है एशिया के अलग अलग रीजन का एक मेगा रीजनल पावर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ साउथ एशिया के कंट्री भी हैं, यहाँ यूरेशिया के भी कंट्री हैं, यहाँ पर वेस्ट एशिया से जो है ईरान भी है, और अगर तुर्की भी एंट्री कर जाता है तो ओवरऑल ये एक मेगा रीजनल ब्लॉक है जो पूरे एशिया में यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। ये सब नॉन वेस्ट कंट्रीज़ हैं, और नॉन वेस्ट ऐसा मेजर ब्लॉक अभी तक देखा नहीं गया था। तो इस तरीके का एक मेजर ब्लॉक बनना, तो इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हेजुमनी है वर्ल्ड ऑर्डर में, या उसको रिड्यूस करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फोरम यहाँ पर बन रहा है। यानी एक इसका जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो रिसोर्स रिच रीजन, और यहाँ पर जो है जिस तरीके से मार्केट ओरिएंटेशन की बात की जा रही है कि अलग अलग मार्केट्स यहाँ पर हैं। और जियो स्ट्रेटजिक इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एंटी वेस्ट जो है ग्रुप के रूप में इसका जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका का जो अपना हेजुमनी है उसको डायरेक्ट चैलेंज करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन एससीओ का जो सबसे मेजर फीचर यहाँ पर है, अगर उसको हम देखें तो ये जो सबसे मेजर फीचर है वो ये है कि ये बेसिकली बना हुआ था नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करने के लिए। मेन इसका पर्पज़ ये था, यानी टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, इस तरीके के इशूज़ को, या क्लाइमेट चेंज हो गया, इस तरीके के इशूज़ को टैकल करने के लिए। इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एससीओ का एक रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर भी है, आरएटीएस। आरएटीएस जो है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट यहाँ पर करता है, और इससे जो है वो इस पूरे रीजन के जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं उस पर मेजर पावर के बीच में एक कोलैबोरेशन यहाँ पर होता है, और एक जो है एक यूनानिमिटी, एक आम सहमति बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो इसलिए एससीओ का एक तीसरा पर्सपेक्टिव है सिक्योरिटी। एक जियो इकोनॉमिक है एससीओ का इंपॉर्टेंस, एक जियो स्ट्रेटजी का, और एक तीसरा सिक्योरिटी के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा ये भी रीज़न है। चौथी चीज़ जो इधर एससीओ अपने को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर है कि जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आने वाले समय में दुनिया में वो न्यू इकॉनमी जो है वहाँ पर बनेगा, और ऐसे में एससीओ मेंबर अपने को जो है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए वो यहाँ पर जो है लेकर आ रहे हैं, और इसमें इंडिया का बड़ा रोल है। लास्ट ईयर जब इंडिया एससीओ का जो है चेयरमैनशिप यहाँ पर किया हुआ था तो यहाँ पर कई चीज़ें, नई नई चीज़ें हुई, जैसे फर्स्ट एवर एससीओ स्टार्टअप फोरम यहाँ पर बना, फिर एससीओ स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन बना, फिर एससीओ सब ग्रुप ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ पर, एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव यहाँ पर स्टार्ट हुए,
एससीओ कंसोर्टियम ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स यहाँ पर स्टार्ट हुए। तो बेसिकली ये जो है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी एससीओ यहाँ पे कर रहा है और ये इंटीग्रेट कर रहा है एशिया के कंट्रीज़ को। तो जैसे कहा भी जाता है कि 21st सेंचुरी शुड बी एशियन सेंचुरी, 21वीं सदी एशियाई सदी होनी चाहिए। एससीओ वो मेजर रीजनल ब्लॉक इस रीजन का बनता जा रहा है जो इस चीज़ को जो है मेटरलाइज कर सकता है, जो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एससीओ का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो पहली चीज़ हमको ये देखना था कि भाई एससीओ जो है उसका अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इससे ये निकल के आ रहा है कि एससीओ वो जो मतलब इकोनॉमिक और पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहा है और वेस्ट के हेजुमनी को चैलेंज कर रहा है और रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के फील्ड में इन कंट्रीज़ को एक दूसरे के नज़दीक ला रहा है। ये चीज़ें तो एससीओ के साथ हैं। अब एक और चीज़ समझिए, एससीओ एशियन कंट्रीज़ को इंटीग्रेट कर रहा है, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन और यूरेशियन रीजन है ये यहाँ पर आपस में ये एशिया में पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं थे। लेकिन अब इसका जो अलग अलग अगर हम एससीओ का वो देखें इम्पोर्टेंस जो है, तो ईरान की मेंबरशिप से क्या फ़ायदा मिल रहा है। ईरान एक नया यहाँ पर जो है ट्रांजिट रूट बन रहा है, ट्रांजिट हब बन रहा है, एनर्जी ट्रांजिट हब, ट्रेड ट्रांजिट हब, और ये रशिया के एजेंडे को यहाँ पर मजबूत कर रहा है। मतलब ईरान की एंट्री से कौन कौन बेनिफिशियल हो रहा है, एक तो रशिया और एक तो इंडिया, कि यहाँ से जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है अब इसको स्टेब्लिश करना, रीजनल कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश करना ये इजी हो गया है। फॉर रशिया इंडियन ओशन में एंट्री करना, फॉर सेंट्रल एशिया इंडियन ओशन में एंट्री करना आसान हो गया एससीओ के फोरम की वजह से, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजन से हैं। और दूसरा, इंडिया और ईरान के लिए सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में जो है वो अपने आप को एंट्री करना जो है वो बहुत आसान हो गया है। तो इस लिहाज से ये रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पर स्टेब्लिश कर रहा है। दूसरी चीज़, ये तो इंडिया और रशिया के और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखें और सेंट्रल एशिया, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर इन लोगों की एससीओ के फोरम पर अब ज़्यादा आसान है। दूसरी ओर चाइना के हम पर्सपेक्टिव से देखें, चाइना जो है वो क्या चाह रहा है, रशिया अभी भी जो है वह चाइना के जो है अनवांटेड जो है चाइना का इंटरफेरेंस नहीं चाहता, या चाइना की हेजोमोनिक जो है इन्फ्लुएंस अपने आप पे नहीं चाहता है। अदरवाइज रशिया चाइना पर डिपेंडेंट है, तो रशिया चाइना से दूरी नहीं चाहता। ये ध्यान से समझना है, हर एक कंट्री स्ट्रेटजिक स्पेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो चाइना रशिया भी स्ट्रेटजिक स्पेस अपना स्ट्रेटजिक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, चाइना से डिस्टेंस नहीं। इस चीज़ को समझते हुए देखना है। तो रशिया का जो ये जो हमने अभी जो ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप कंसेप्ट हमने बताया है, इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है वह यूरेशियन रीजन को बेल्ट रोड इनिशिएटिव से कनेक्ट करना है, जिससे कि ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हो जाए। तो चाइना का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है एससीओ के एक्सपेंशन से, चाइना इससे जो है अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को पूरी तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पर बना सकता है, और ये चाइना का जो प्रभाव इन्फ्लुएंस है वह पूरे यूरेशियन रीजन में बढ़ाएगा। चाइना का ये कॉन्फिडेंस है कि एससीओ ऑलरेडी जो है चाइना डोमिनेटेड जो है वह एक फोरम है, और इसमें न्यू मेंबरशिप के आने के बावजूद भी चाइना का ये लगता है कि वह इसकी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर यहाँ पर करेगा, और यह यहाँ पर चाइना एज अ एशियन लीडर जो है वह यूएस को वहाँ पर चैलेंज करेगा, और यूएस से जो है वह यूएस को एशिया से वो बाहर कर सकेगा, पूरी तरीके से बाहर यहाँ करने में वो सफल होगा। तो ये एससीओ का पर्सपेक्टिव है चाइना के नज़रिए से। तो हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट यहाँ पर हैं, और उसी हिसाब से हर कंट्री यहाँ पर वो अपना मूव करके चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल, इंटरेस्ट मतलब एससीओ का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि एससीओ में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या एससीओ के लेवल पर कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर एक एक करके समझना है। पहली चीज़ ये है, अभी जब तक एससीओ का मेंबरशिप एक्सपेंड नहीं हुआ था तब तक तो यहाँ पर जो मेंबर नेशन थे उनके बीच में कुछ इनहेरेंट कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेंसी इन कंट्रीज़ में आपस में यहाँ पर थी।
लेकिन अब एक्सपेंशन होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मेंबर के नेशन आ रहे हैं जिनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो उनके कन्फ्लिक्ट एससीओ को हैम्पर कर सकते हैं। लाइक जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया दोनों को लाया गया है और 2016 से इंडिया और पाकिस्तान में ऑफिशियल टॉक नहीं हो रहा है, डिप्लोमेटिक जो है टॉक नहीं हो रहा है, तो इससे क्या है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन है उनका इन्फ्लुएंस जो है एससीओ पर भी यहाँ पर दिखेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से ईरान यहाँ पर एंट्री किया है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी वो कन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं और ख़ासकर जो सिस्तान और बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ये जो रीजन है इसमें जो है ईरान ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान उसके यहाँ इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि ईरान, और हाल ही में जो है जो ईरान ने यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था और उसके जो है रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया हुआ था। तो इनके बीच में टेंशन जो है वो बने रहते हैं। तो ईरान की एंट्री जो है यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक कन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग मतलब मेंबर्स यहाँ पर हैं। तो ये अब एससीओ कितना सक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करेगा कि इन कंट्रीज़ के आपसी कन्फ्लिक्ट्स को कैसे अकोमोडेट किया जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एससीओ का मेन जो लोगो है कि वो टेररिज्म को और सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को जो है यहाँ पर रोकना उसका पर्पस है एससीओ का। लेकिन जब पाकिस्तान खुद इसका मेंबर है तो यहाँ पर या तो पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट हो और वो टेररिज्म को रोके, और या फिर अगर यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है और टेररिज्म जो है पाकिस्तान अपनी कंट्री में रोकने में वह फेल हो जाता है तो उसका असर एससीओ की इमेज पर भी पड़ेगा कि क्या खुद जो है वह टेररिज्म जो है स्पॉन्सर्ड करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके एससीओ अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाएगा। ये भी एक बड़ा यहाँ पर सवाल। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जो है ये जो ग्रुप है ये जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखा जा रहा है कि ये जो रीज़न है इसमें रशिया और ईरान दो ऐसे कंट्री हैं जिनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इनके लिए तो एससीओ बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है और इनको एक मौका यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया क्वाड का मेंबर है, इंडिया I2U2 का मेंबर है, तो ये जो इंडिया का प्रेजेंस यहाँ पर है ये टोटली एंटी वेस्ट जो है लॉबी इसको नहीं बनने देगा। और यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है जो चेक एंड बैलेंस हैं, चूँकि इंडिया और चाइना की जो राइवलरी चल रही है तो चेक एंड बैलेंस यहाँ पर जिस तरीके का चलता रहेगा ये कहीं ना कहीं एससीओ को उस तरीके से वहाँ पर जो है मजबूत कर पाए, ये देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ये अपने आप में कुछ ऐसे कंसर्न हैं जिनको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि क्या जो है ये एससीओ अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएगा। फिर अभी अगर हम देखें अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आया हुआ है उसके बाद से भी जो है इस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पर आ रहे हैं कि एक रीजनल स्टेबिलिटी जो यहाँ पर होनी चाहिए वह रीजनल स्टेबिलिटी अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ISIS और इधर अफ़गानिस्तान में तालिबान, तो अनस्टेबिलिटी के रीज़न में क्या यहाँ पर जो मतलब प्रपोजल हैं जैसे रीजनल कनेक्टिविटी हैं और ये इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, क्या ये प्रैक्टिकली जो है इकोनॉमिकली वाइबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अभी यहाँ पे मतलब कि अगर हम टेंजिबल रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, एक फोरम के रूप में एससीओ ठीक है बातचीत कर रहा है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जब तक यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी होगी नहीं, जब तक यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा नहीं, तब तक जो है एससीओ के फ्यूचर को लेकर कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जाता है। और एससीओ का फ्यूचर डिपेंड करता है रीजनल स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, और रीजनल स्टेबिलिटी को ब्रेक करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो खुद इसके मेंबर हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है इसके फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या वाकई ये जो है एक अल्टरनेट दे पाएगा अदर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बहुत से रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं दुनिया में जो हैं, जिनमें जो है जो कन्वर्जेंस है उन पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा कि कैसे कन्वर्ज किया जाए, और डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है मेंबर्स के बीच में। तो इसलिए जो है यह एक ग्रुप ऑफ डाइवर्जेंट जो है मेंबर्स का इंटरेस्ट का जो ग्रुप है
वो कैसे यहाँ पर जो है आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब मेजर यहाँ पर चैलेंजेस एसईओ के अभी सामने हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। अब थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखें। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, देखिए इंडिया के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरेशिया। एक तो ये सबसे सिंपल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे ट्रेड बढ़ेगा और एनर्जी नीड जो इंडिया की है वो बढ़ेगी। तो ये तो जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन इंडिया जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन और साउथ एशिया में इंडिया का इंसर्कलमेंट किया है, चाइना को इंसर्कल की के स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट के लिए ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसको ललित मानसिंह डायमंड नेकलेस पॉलिसी भी कहते हैं। डायमंड नेकलेस पॉलिसी के थ्रू जो है इंडिया सेंट्रल एशिया में और इधर मंगोलिया और ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया और आसियान होते हुए वो पूरा का पूरा इस रीजन को जो है सर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया के लिए ये जो एससीओ है ये प्रेजेंस दे रहा है चाइना को जो है उस एक फोरम पर जो है काउंटर करने में, काउंटर बैलेंस करने में। और केवल चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को जो है वह एक टेररिज्म स्पॉन्सर्ड जो करता रहा है पाकिस्तान, उस मुद्दे पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि एससीओ बेसिकली टेररिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर यहाँ मेंबर रहेगा तो पाकिस्तान को और अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाना और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना इंडिया के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये एनसर्कल कर सकता है। थर्ड चीज़ ये है कि इंडिया जो है वह रशिया के बहुत नज़दीक आना चाहता है। मल्टी अलाइनमेंट जो पॉलिसी है इंडिया की, जिसके थ्रू वो जो है यूएस से भी बार्गेन करना चाहता है और यहाँ पर जो है चाइना से भी अपनी सिक्योरिटी चाहता है। एससीओ वो फोरम है जो इंडिया को जो है उसकी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को सक्सेसफुल बना रहा है। एक तरफ वो क्वाड का मेंबर भी है और एक तरफ एससीओ का भी मेंबर है। इसके थ्रू जो है इंडिया जो है वो वेस्टर्न लॉबी के नेशंस के साथ भी नज़दीकी बढ़ा रहा है और ये जो ईस्टर्न लॉबी है इन ईस्टर्न लॉबी कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशन बना रहा है, खासकर रशिया के साथ। इंडिया और रशिया का जो नज़दीक मतलब बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रेटजी है मिडिल पावर की, ये फर्दर इन फ्यूचर जो इंडिया का मेजर प्लान है कि यूएस और चाइना दोनों की ग्लोबल हेजोमनी को कैसे चैलेंज किया जाए, कैसे कमज़ोर किया जाए। और इसमें जो है ये बहुत बहुत बड़ा रोल एससीओ प्ले करने वाला है, क्योंकि इंडिया को रशिया के नज़दीक यहाँ पे ला रहा है। तो ये सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत मेजर है। फिर इंडिया जो है तीसरी, ये सब तो स्ट्रेटजिक हो गए। उसके तीसरी चीज़ जो है वो इंडिया के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। इंडिया जो है वह असल में जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, सेपरेटिज्म है, इन सब चीज़ों से अफेक्टेड रहा है और इन कंट्रीज़ के पास जो इंटेलिजेंस है वह इंडिया के सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट को बेहतर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए इंडिया यहाँ पर अपना अगर प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो उसके पास इंटेलिजेंस अच्छे वहाँ पर आ पाएंगे और इंडिया जो है वह सिक्योरिटी बेहतर कर पाएगा। एक और चीज़ ये भी है कि इंडिया का यहाँ पर जो प्रेजेंस हो रहा है यह एशियन पावर के रूप में इंडिया को एक तो स्टेब्लिश कर रहा है और एक डाइवर्सिफाई यहाँ पर कर रहा है। इंडिया फ्रॉम ईस्ट एशिया टू यूरेशिया, इस तरीके का जो पूरा का पूरा इंडिया का एक फ्यूचर प्लान वहाँ पर चल रहा है। तो बेसिकली जो है प्रेजेंस बहुत मायने रखता है आज के जो है वर्ल्ड में। इंडिया के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, इकोनॉमिक हर्डल्स हैं यहाँ पर अभी भी इंडिया के सामने। चाइना बहुत स्ट्रेटजिक क्लाउड उसका बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इन सब के बावजूद हम देखें तो इंडिया का एटलीस्ट प्रेजेंस जो है वो इस रीजन में एससीओ की वजह से यहाँ पर बन रहा है। तो यह एक रीजनल प्लेयर के रूप में, रीजनल पावर के रूप में यहाँ पे लेकर आ रहा है और इसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि ईईयू जो एशियन इकोनॉमिक यूनियन और इंडिया के बीच में एफटीए के लिए टॉक भी हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है यहाँ पर सक्सेस भी फुल भी होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पर इंडिया को कहीं ना कहीं ये मजबूत यहाँ पर कर रही हैं। तो एससीओ एक तरीके से जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है चाइना डोमिनेंट है रीजन और पाकिस्तान यहाँ पर और चाइना का जो कोलैबोरेशन है वो इंडिया को कमज़ोर कर सकता है और अगर तुर्की भी यहाँ पर एंट्री करता है तो इंडिया और कमज़ोर यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक वहाँ पर है और जो रीजनल इंस्टेबिलिटी इस रीजन की रही है, यूएस के सैंक्शंस यहाँ पे रहे हैं, वो एक दूसरा मेजर हर्डल है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह। और तीसरा कि इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि इंडिया जो है
एंटी वेस्ट लॉबी का यहाँ पर पार्ट बन रहा है, क्योंकि एससीओ को प्रोपोगेट किया जा रहा है कि एंटी वेस्ट जितने भी मेंबर नेशन हैं वो सब एंटी वेस्ट हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, इस तरीके से उनको जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया के सामने ये बड़ा चैलेंज आएगा कि क्वाड और यहाँ दोनों जगहों पर मेंबर I2U2 और यहाँ का मेंबर होने में कैसे वो अपने को बैलेंस, वहाँ पर स्ट्रेटजिक बैलेंस कैसे वो बनाएगा। तो ये भी एक मेजर चैलेंज यहाँ पर इंडिया के सामने है। और ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया कैसे टैकल करता है इन फ्यूचर, ये डिपेंड करेगा कि उसकी एससीओ की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होने वाली है। अब एक और चीज़ यहीं पर, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी हाल ही में इंडिया को पहले तो लास्ट ईयर जो है मौका मिला कि आप एससीओ को होस्ट कीजिए यहाँ पर, तो फिजिकल जो मीटिंग थी इंडिया ने पहले ये प्लान बनाया, लेकिन लास्ट मोमेंट में इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग रखी। लास्ट ईयर जो इंडिया ने होस्ट किया था, जो चेयरमैनशिप इंडिया की अध्यक्षता इंडिया के पास थी, वह वर्चुअल मीटिंग इसने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ने। तो बहुत से लोग पिछली बार भी डाउटफुल हो गए थे कि आखिर इंडिया ये वर्चुअल मीटिंग क्यों रख रहा है, क्यों बुला नहीं रहा है रशिया, चाइना, क्योंकि उसमें बहुत डिप्लोमेटिक जो है भारत के सामने प्रॉब्लम थे। अब आप सोचिए कि इंडिया अगर दिल्ली में जो है वो एससीओ की मीटिंग बुलाता तो पाकिस्तान भी आता, फिर यहाँ पर जो है मतलब चाइना, रशिया, सब लोग यहाँ पर जो हैं वो आते वर्चुअल, मतलब उस तरीके से, और मतलब एक डिप्लोमेटिक डायलेमा लाइक सिचुएशन होता यहाँ पर। तो इंडिया जो है उसने इस मीटिंग को बड़ा अलग तरीके से वर्चुअल मीटिंग रख दिया। वर्चुअल मीटिंग से क्या है कि थोड़ा सा आपके लिए जो है इन सब जो इस ऐसे जो मतलब मौके हैं उनसे बचना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक तो वहाँ पे तो पिछले साल ही ये मुद्दा आया था। अब इस साल जो एससीओ की मीटिंग अस्ताना में हो रही है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। तो प्राइम मिनिस्टर ने न जाने का जो रीज़न अपना बताया कि पार्लियामेंट का जो है सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो अब इसका भी जो है बड़ा जो है इसके मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया जो है वो एससीओ से एक डिस्टेंस क्रिएट करके चल रहा है, क्योंकि वेस्ट लॉबी जो है वो नाराज़ न हो इस वजह से। तो क्या यहाँ पर ये सवाल बनता है कि क्या इंडिया एससीओ का एक रिलेक्टेंट मेंबर है? इज़ इंडिया रिलेक्टेंट मेंबर ऑफ एससीओ? तो कौन इस पे रिस्पॉन्स करेगा? शिवम। हाँ सर, इंडिया एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ एससीओ अगर इसकी बात करें तो हमें सर कुछ जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में पहले उसको देखना पड़ेगा। हाँ एक हाँ ये है कि जो एससीओ जो प्लेटफॉर्म है वहां पर चाइना है, और चाइना आफ्टर गलवान इंसिडेंट हमारे साथ मतलब चाइना और हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पर। हमने अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख हमने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। सेकेंड चीज ये है कि सर रशिया का जो इन्वेजन है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जो यूक्रेन में, उसके वजह से जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक साइलेंसिंग की जो स्ट्रेटजी है उसकी वजह से इंडिया के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक टाइट रोप हो गया एक तरह से। तो इसलिए इंडिया ने एक अपने लिए वही जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है इंडिया का, जो डिप्लोमेटिक डिलेमा है, इंडिया ने उसको बैलेंस करने के लिए जो ये है अपने जो इंडिया है उन्होंने उसको अटेंड किया। तो इसको ऐसे देखा जा सकता है, हम इसको इलेक्टेड मेंबर नहीं बोल सकते क्योंकि एससीओ इंडिया के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है और इंडिया कहाँ कहाँ एंगेज कर रहा है। तो एक तो ये है एससीओ इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एससीओ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, क्वाड का भी मेंबर है, एससीओ का भी मेंबर है। सेकंड चीज ये है कि सर पाकिस्तान का जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए भी ये एससीओ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज ये है कि सर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो अभी ऑपरेशनलाइज हो गया वो भी एक मेजर पार्ट है, क्योंकि अगर कनेक्ट सेंटर एशिया जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो ये है जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर ये हो गया। और इंडिया एज मिडिल पावर सर, स्पेशली अगर चाइना की जो पॉलिसी है पूरे वर्ल्ड को देखने की कि यूनिपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो सर उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया एज मिडिल पावर, और ये शो करने के लिए कि इंडिया विल नॉट अलाउ टू हैव यूनिपोलर एशिया, इंडिया मल्टीपोलर एशिया में बिलीव करता है, तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म जरूरी है। तो सर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग की, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप है जिसमें इंडिया मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। हाँ उमेश कुछ बोल रहे हैं? अमित। सर, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया को रिलेक्टेंट मेंबर इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारत की प्राथमिकताएं भी एससीओ से जुड़ी हुई हैं।
जैसे 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी तो वहां पे सिक्योर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिंग द रीजन और यूनाइटिंग पीपल, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी चीजों पर इंडिया ने बल दिया था। इसके साथ ही साथ सर इंडिया ने एससीओ के मंच से ही $1 अरब का सर लाइन ऑफ क्रेडिट भी इशू कराया है ताजिकिस्तान में दुशांबे चोटुक हाईवे के निर्माण के लिए। तो ये सब चीजें ये शो कर रही हैं सर कि भारत लगातार एससीओ के मंच पे अपनी सक्रियता को दर्शा रहा है। साथ ही साथ सर एससीओ का मंच भारत को स्ट्रेटेजिक जो स्पेस है वो बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो कि भारत को पूर्णतया वेस्ट लॉबी का सदस्य नहीं बनने दे रहा है। भारत का मेन वो है कि हम स्ट्रेटेजिक स्पेस बना करके चलें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना कर चलें, जहां रशिया भारत के लिए सर बहुत जरूरी है। तो ऐसे में एससीओ की मेंबरशिप भारत को रशिया के भी करीब ले जाती है, और साथ ही साथ रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे कम रहे, इसको भी भारत को सर देखना पड़ेगा कि पूर्णतया रशिया चाइना के करीब ना हो जाए, पूर्णतया रशिया चाइना के ही फेवर में ना हो जाए। एससीओ का मंच ये भी सर दर्शाता है। तो ये जैसे किसी ने कहा कि एक डिप्लोमेसी थी कि प्रधानमंत्री नहीं गए, रिलेक्टेड मेंबर नहीं कहा जा सकता है सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, तो इसका यही है कि यहाँ पर जो है एज अ रिलेक्टेंट मेंबर कहने के बजाय हम बोलेंगे कि यह एक स्ट्रेटजिक प्रूडेंस है, सामरिक विवेक, कि आपको स्ट्रेटजिक विजडम लेके चलना होगा। इंडिया के सामने यह कि मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी हमारी चल रही है, हम बहुत से कंट्रीज़ को काउंटर बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत से रीजनल ब्लॉक्स में प्लेयर हैं। तो इंडिया जो है वहाँ पर एक तरफ क्वाड का भी मेंबर है और एक तरफ एससीओ का भी मेंबर है। तो इंडिया जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे कर रहा है, और इस बैलेंसिंग एक्ट का जो है ये एक तरीका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है, मतलब एससीओ में जो एनर्जी चाहिए इंडिया के लिए वो एनर्जी इंडिया वहाँ पर लगातार दिखा रहा है। मतलब बायलैटरल रिलेशन विथ रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईरान, वहाँ पर जो है एक तो बायलैटरल रिलेशन भी बहुत मजबूत कर रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो है अज़गाबाद एग्रीमेंट का भी मेंबर है इंडिया। तो इंडिया मल्टीपल इस तरीके के अरेंजमेंट का मेंबर है। चाबहार पोर्ट जो है 10 ईयर एग्रीमेंट, अगर वो रिलेक्टेंट होता तो ये सारी चीज़ें ना करता। अज़गाबाद एग्रीमेंट हो गया, चाबहार 10 ईयर के लिए जो है एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया, रशिया के साथ जो है फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर नहीं चल रहा होता। तो ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर जो है वो रशिया और इंडिया जो है वहाँ पर लेकर चल रहा है। तो ये रिलेक्टेंट मेंबर के बजाय ये ज़्यादा बैलेंस तरीके से जो है वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसी रूप में इसको हमें देखना है। तो ये था हमारा एससीओ। अगर इस साल क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। हाँ आनंद, हाँ ये कह रहा था सर कि एससीओ जो है इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया इससे जो है कि पहले तो अपने जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा है, राइट। और फिर क्या हो रहा है कि एंटी वेस्ट मतलब कि वो बाहर किसी लॉबी में एग्जैक्टली खड़ा नहीं होना चाहता, या फिर वेस्ट में या फिर ईस्ट में, तो उन दोनों से बच रहा है। या यूं कहें कि दोनों के बीच एक मतलब कम्युनिकेटर भी बन सकता है भारत एससीओ के थ्रू। मेन चीज यही है। और तीसरी बात ये कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है सेंट्रल एशिया तक जो हमारी पहुंच है वो दे रहा है। मतलब क्योंकि सेंट्रल एशिया सर मैकेंडर की थ्योरी है, who will control the central Asia will control the whole world. So it is important to be the power in the central Asia, right? और वहां पे जाने के बाद हमें जो है एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी में काफी कुछ है, नेचुरल गैसेस में काफी कुछ है, तापी स्कीम हम चला रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारे अच्छे संबंध भी हैं। और ये वहाँ पे सेंट्रल एशिया वो रीजन है जहाँ पे भारत का पहला उषा अड्डा है जो बाहर है, तो वहाँ पे है। तो इस तरीके से सर सेंट्रल एशिया रशिया से भी नजदीकी के लिए जरूरी है। और सेंट्रल एशिया जिस तरीके से चाइना इफेक्ट बढ़ रहा है उसको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रल एशिया इज INSTC, इसके थ्रू हमें रशिया तक जाना है, इसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है उसके लिए सेंट्रल एशिया इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल एशिया भारत के लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है। सेंट्रल एशिया से ऊर्जा आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया भारत के लिए बहुत जरूरी है। और एससीओ हमें वो रिच दे रहा है।
और बल्कि आने वाले टाइम में हम ये भी देख सकते हैं कि एक ऐसा मंच हो जिसमें भारत और केवल सेंट्रल एशिया और एससीओ के इतर, जैसे एक कॉन्फ्रेंस कॉल बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी 2020 के अराउंड, तो उसमें मतलब यहाँ बीच में 1 या 2 बार ऑर्गेनाइज की गई थी। तो एक ये अच्छा मतलब पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट करें बिना रसिया के और बिना चाइना के प्रेजेंस के। तो हमारा एक मतलब अपना डिहाइड्रेशन का जो थ्योरी हो, हम सीधा मतलब उनसे कनेक्ट करें, तो काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सर मुझे एक चीज पूछना था। सर फरीद जकारिया का एक वक्तव्य है कि इन अ वर्ल्ड अवाश इन डेप्थ पावर शिफ्ट टू प्रेडिएटर। तो ऐसे में सर चाइना जो भी मंच लेके चल रहा है वहां पे चाइना अपने डीप पॉकेट के मदद से सर डोमिनेट करता नजर आ रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं या जो भी वहां पे ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें चाइना लगातार से लीड ले रहा है। तो क्या मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चाइना डोमिनेटिंग हो सकता है एससीओ? चाइना तो एससीओ तो चाइना डोमिनेटिंग है ही। अभी जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनसे ये हो के रूप में तो देखा जा रहा है। न्यू मेंबर्स आने से ये बढ़ रहा है कि वो काउंटर बैलेंस। रसिया तो इसीलिए तो नए मेंबर्स को लेकर था कि बेलारूस आ रहा है, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे थोड़ा सा रशिया का वेट बढ़ेगा एससीओ में। अदरवाइज ये पूरी तरीके से टिल्टेड है चाइना की तरफ, अभी चाइना की तरफ टिल्टेड है। और दूसरा सर ये है कि मध्य एशिया सर दूसरा सर ये था कि मध्य एशिया सर प्रारंभ से ही रसिया का स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र देखा गया है। ऐसे में यहाँ पे जिस प्रकार से चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा है, क्या भविष्य में एससीओ के ही भविष्य पे खतरा नहीं हो सकता है जहाँ रशिया और चाइना के बीच में प्रत्यक्ष संघर्ष देखने को मिले? नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मतलब कि हम एक नॉन जीरो सम गेम में वर्ल्ड में रह रहे हैं। नॉन जीरो सम गेम वाला जो वर्ल्ड होता है वहाँ पर आप जो है डिस्प्यूट्स और कोऑपरेशन साथ साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है रशिया को चाइना की बहुत नीड है, और वो सब्स्टिट्यूट अभी रशिया के पास अगले 20-25 सालों तक कोई नहीं है। मतलब इंडिया कितनी भी कोशिश कर ले, अगले 20-25 सालों तक इंडिया रशिया का उस तरीके का इकोनॉमिक पार्टनर नहीं हो सकता जितना चाइना है वहाँ पर। और रशिया जो है, जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये इसको सक्सेसफुल करना भी चाहता है, क्योंकि फिर उसके लिए मार्केट एक्सप्लोर करना आसान होगा। तो यहाँ पर एससीओ फोरम जो है वो रशिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो ग्रेट यूरेशियन ड्रीम उसका है, ये उसको फुलफिल करने का, कि उसको यहाँ पर मेटलाइज करे। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखना है कि रशिया चाइना के इंटरेस्ट बहुत कॉमन है भाई एंटी वेस्ट लॉबी में, और इंडिया का प्रेजेंस इसको एंटी वेस्ट लॉबी नहीं बनने दे रहा है। ये प्लस पॉइंट है एससीओ के लिहाज से भी। और यहाँ पर जो है इंडिया जो है उसका जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस कर, मतलब चाइना का जो मतलब एक मतलब असिमेट्रिक यहाँ पर प्रेजेंस था उसको काउंटर बैलेंस यहाँ पे कर रहा है। तो इंडिया का वेट बढ़ेगा, यहाँ पे इंडिया को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी, इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को हम हटा के, चाइना का इन्फ्लुएंस कहाँ हम हटाएंगे? ब्रिक्स में हटाएंगे, एससीओ में हटाएंगे, AIIB में हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे? अभी नियर फ्यूचर यहाँ हम चाइना को चैलेंज कर सकते हैं, यानी जो पूरी तरीके से सिंगुलर डोमिनेंस है, एक तरफा वर्चस्व, उसको चुनौती अगर मिल रहा है तो स्पेस, स्ट्रेटजिक स्पेस आप लेते हैं और एक टाइम बाई करते हैं, और टाइम बाई करके इन फ्यूचर जो है आप जब मजबूत होंगे या अदर जितने भी मेंबर नेशन हैं जैसे जैसे मजबूत होंगे तो वह बैलेंस ऑफ पावर जो है बैलेंस होता जाएगा। तो इन फ्यूचर रशिया की इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी, ईरान की इकॉनमी कैसे इमर्ज करती है ये डिपेंड करेगा एससीओ का फ्यूचर। एससीओ और बैलेंस हो सकता है इन फ्यूचर। और एक एंटी वेस्ट लॉबी की तो ज़रूरत थी ही यहाँ पर, तो ये तरीके से आ रहे हैं सब। शिवम सर एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे जो तालिबान पावर में है अफगानिस्तान, हाँ, और सर अफगानिस्तान को एज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया कंट्री। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एससीओ प्लेटफॉर्म टू मैनेज तालिबान 2.0। बिल्कुल, अदरवाइज इट बिकम अ ग्लोबल टेरर हब, और उसका सबसे बड़ा सर उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो इंडिया को भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी सर रिसेंटली अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ गई है, हाँ, और और जो वेपन्स मिल रहे हैं सर ये वही वेपन्स हैं जो कि वेस्ट ने यूज किया था अगेंस्ट तालिबान। तो सर जो एक डर था हमें 1989 में जो हमने फेस किया, वो एक बार वापस हमें फेस करने को
करना पड़ सकता है अगर हम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसीलिए सर 100% इसकी जो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के बिल्कुल लिए तो मैनेज बिल्कुल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। मुकेश। ये सर जैसे कि उनका ये क्वेश्चन था कि रसिया जो है सेंट्रल एशिया जो कंट्री है उनके साथ होकर के चाइना पे डोमिनेंस कर दिया, चाइना को स्पेल आउट कर दे वहां से। तो उसका एक और रसिया के पास अभी तक मेन जो सेंट्रल एशिया की जो प्रॉब्लम्स है वो एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है सिक्योरिटी। इन दोनों की जो नीड है वो रसिया अभी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो कि चाइना पे वो लोग डिपेंडेंट है। और आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो रसिया है सेंट्रल एशिया की जो डिमांड है इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी को पूरा कर दे। इसके लिए वो लोग अभी भी और डिप्टेप पे भी फंस गए हैं अच्छे तरीके और सारी कंट्री चाइना पे। तो वहां से सेंट्रल एशिया को चाइनीज मतलब ट्रैप से निकालना रसिया के लिए अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो रसिया जो है ऐसा रसिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक अलग से ब्लॉक अगेंस्ट चाइना बना ले एससीओ में। ये बिल्कुल पॉइंट है सर। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए ठीक है, अब जो है सर वैसे भी बहुत बहुत सर फार फेज पॉइंट हो जाएगा ये, मतलब हाँ ये वाला डिस्कशन सर बहुत फार फेज है कि मतलब रशिया और ये बहुत सारा फार फेज डिस्कशन है कि मतलब रशिया और चाइना सेंट्रल एशिया में एक दूसरे से भिड़े, क्योंकि नहीं, ऑलरेडी जो सिचुएशन है ये जो पॉलिटिकल possible- कंडीशन है वो तो कोऑपरेट करने को ही बोल रहे हैं। नहीं, ये जो है जो मुकेश ये बोल रहे थे कि रशिया और चाइना मतलब आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। ना ना ना, ये हमने अभी भी तो क्लियर किया, रशिया और चाइना कहाँ कन्फ्लिक्ट करेंगे। रशिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता अभी नियर फ्यूचर मैं भी में। वही बोल रहा था, हाँ 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 हाँ, वही मैं कह रहा वही था। बात मैं भी बोल रहा था सर। हाँ हाँ, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा वो सब नहीं, क्योंकि अभी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।